शब्द का पूरे आभास के साथ उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों में घर्षण कर ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। गर्म हाथ बंद पलकों पर रखकर ऊष्मा को महसूस करेंगे। आंखों को धीरे से खोलकर 2-3 बार झपककर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। खुद को प्यार करते हुए हाथों को खुली किताब सा आंखों के बिल्कुल पास ले आएंगे और धीरे से मुस्कुराएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलो सभी लोग एक बार ध्यान से समझे। 2 मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट में इनको 2 मिनट का ब्रीफ दे दूं, फिर है ना आगे का करके आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समाप्त करते हैं ना। तो सभी लोग ध्यान से समझें। कल परसों हम फिजियोलॉजी एनाटॉमी, जिसमें शरीर रचना, शरीर संरचना, क्रिया विज्ञान कल बोला भी था, है ना। बनावट और कार्य 2 साधारण शब्दों में बताया था, है ना। तो एनाटॉमी का शब्द का अर्थ बताया था, फिजियोलॉजी का बताया था, और ये अलग अलग सिस्टम्स हैं। इनको देखकर आपको पहचानना आना चाहिए कि ये कौन से वाले सिस्टम की बात की जा रही है। सब पहचानते हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट वाला फर्स्ट अगर देखा जाए तो कौन सा है? सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ठीक है। राइट से सेकंड नंबर देखा जाए तो कौन सा सिस्टम है बोलो? डाइजेस्टिव सिस्टम। दिख रहा है? राइट टू सेकंड, सेकंड फ्रॉम राइट, क्लियर है। थर्ड नंबर देखा जाए राइट से तो स्केलेटल सिस्टम, है ना, हड्डियां। ऐसे ही इसमें भी देखने में पहचानने में आ ही रहा है। अपने को ऐसी पहचान भी होनी चाहिए। ये 9 के 9 नाम आपको याद करवाए थे। और उसके अतिरिक्त बोलिए रजनी जी। सर वो जो फर्स्ट लाइट खोली थी आपने, उसमें जो बीच के 2 थे ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो बता दीजिए। जो लेफ्ट से 4th है, आप बताओ। तो एंडोक्राइन या लिम्फेटिक में से कोई हो सकता है, और एक ये साइड में ग्रीन वाला है, उन दोनों में कंफ्यूजन है। ग्रीन वाला जो है ना, वो है अपना नर्वस सिस्टम। अच्छा, ब्रेन और स्पाइन दिख रही है ना, तो नर्वस सिस्टम है। ब्रेन और स्पाइन जब भी दिखी, ठीक है। बाकी तो पढ़ेंगे, ये तो खैर ऐसे डायग्राम है, लेकिन मैंने मोटे मोटे रूप से कहा था कि कैसे पहचानने में आना चाहिए। बाकी सबके नाम लिखे हुए हैं, सबके सिस्टम्स के आप फंक्शंस देखोगे तो वो पता होना चाहिए। हड्डियों के बारे में अपन स्केलेटल सिस्टम पढ़ चुके हैं, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो हड्डियां, उनके जॉइंट्स और लिगामेंट्स और टेंडन। लिगामेंट होते हैं हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला, और टेंडन होता है हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाला। इसके कार्य अपन देख चुके हैं, और इसमें अगर प्रमुख भाग होते हैं तो वो सारा अपन ने यहाँ से इसमें पूरे देख रखे थे कि खोपड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी, जितनी भी हड्डियां सारी होती हैं। इसमें अगर विकार आते हैं तो आर्थराइटिस, फ्रैक्चर, है ना, ट्यूमर्स हो जाते हैं बोन में, और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला हो जाना, पतला हो जाना। फिर अपन ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था, इसमें हार्ट होता है, और ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ऐसे तो रक्त वाहिकाएं होता, एक शब्द देखा था, उसमें ये चारों आ जाती है, और एक ब्लड आती है। अभी देखने वाले जी, इसका क्या क्या कारण होता है, क्या क्या कार्य होते हैं। जितने पोषक तत्व और ऑक्सीजन होता है वो शरीर को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, विषाक्त पदार्थों को हटाना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, और विभिन्न अंगों, सारे शरीर में ब्लड की सप्लाई करना। क्या क्या भाग होते हैं इसके? हृदय, फेफड़े, धमनियां, शिराएं और कैपिलरीज। अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो एनीमिया से लेकर हार्ट की डिजीज से लेकर हाई और लो बीपी और ब्लड कैंसर तक की बीमारियां भी हो जाती हैं, अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम आ जाए। इसके अलावा भी होती है, मुख्य मुख्य हमने 5 लिख रखी, ठीक है। और मांसपेशीय तंत्र, ये मस्कुलर सिस्टम है। ये भी इसमें 3 प्रकार की पेशियां होती है। कंकाली पेशी,
कोमल पेशी और हृदय पेशी, इसको अपन पहला जो गति पैदा करने वाली होती है, और दूसरा अनैच्छिक इनवॉलेंट्री होती है, और एक होती है वॉलेंट्री। इनकी गति इनवॉलेंट्री होती है और ये हृदय में पाई जाती है ना, अपने हार्ट में होती है। और इसके काम क्या होता है? गति प्रदान करना, अंगों को स्थिर, तापमान और अंगों की सुरक्षा करना। अगर अंग्रेजी भाषा में देखा जाए तो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स, ठीक है। और कार्डियक भी होती तो इनवॉलेंट्री है, अपनी इच्छा नहीं होती उसमें, लेकिन अपने आप ही चलती रहती। ऐसे ही अगर इनमें प्रॉब्लम आ जाए तो क्या क्या हो जाता है, मांसपेशियां टूट जाती हैं, मसल्स के कई सारे। ये थोड़ा डिटेल वाला आज हमने पीपीटी आपके सामने शेयर किया ना, ऐसे मत सोचना कि कल तो हमने इसको देखा नहीं था, परसों देखा नहीं था। आपको ब्रीफ करके आज इसको कंप्लीट करेंगे ना, बाकी ये आपको रिकॉर्डिंग में मिल ही जाएगा, तो इसको आराम से पढ़ना अच्छे से, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के मुख्य रूप से दो पार्ट थे, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, परिधीय या परिसरीय, और ऊपर वाला जिसमें ब्रेन एंड स्पाइन है, स्पाइनल वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉर्ड, तो वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसकी जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। उनके कार्य क्या होते हैं वो अपन देख चुके हैं। क्या क्या विकार आ जाते हैं, अगर किसी को पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर हो गया, कभी कभी आप देखते हैं ना, वो भी होता है, पैरालिसिस हो जाता है ना, कोमा में चला जाता है व्यक्ति, है ना, ये सब। और भी कई सारे न्यूरो की प्रॉब्लम्स होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, ऐसे कई सारे। श्वसन तंत्र को अपन ने अच्छे से कल ये वाली स्लाइड देखी थी, सबको ध्यान है, बहुत डिटेल में कल समझाया गया था। इसके मुख्य मेन क्या अंग होते हैं, उसके कार्य और इसके प्रमुख भाग ऊपर अपन ने उस दिन देख लिए थे। और उसके बाद इसमें अगर विकार आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, तो अस्थमा, है ना, क्रॉनिक जो सीओपीडी कहते हैं, जिसको ट्यूबरक्लोसिस, टीबी और निमोनिया, ये सब। पाचन तंत्र भी अपन ने देखा था, और पाचन तंत्र में क्या क्या अंग होते हैं, क्या कार्य होते हैं, इसको आज डॉक्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। सबको क्लियर है अभी तक के सिस्टम्स का, है ना? और बोलिए भारती जी, कुछ सवाल हो तो। हाँ, ये सारी स्लाइड्स टोटल नहीं भेजी हुई है, कुछ भेजी हुई है, तो ये सारी स्लाइड्स आज थोड़ा डिटेल में बनाया ना, 1 2 दोनों लेवल वालों के लिए, तो 3 वालों को भी कुछ हेल्प मिलेगी। बाकी 3 वालों का जो थोड़ा बहुत होगा तो अपन मंडे या ट्यूसडे से जब करेंगे जब देखेंगे। तो सर हाँ बोलिए मनीषा जी। सर ये सारी स्लाइड्स हिंदी में मिलेंगी क्या, इंग्लिश अवेलेबल नहीं है? इंग्लिश में कुछ तो है, सारी तो इंग्लिश में नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये इंग्लिश में बना दिया है ना, ऐसे इंग्लिश में है। इसमें में हमने इंग्लिश में लिख दिया है ना। कुछ चीजें हैं ऐसी, सारी तो बाकी समझाने की दृष्टि से जो आपको नहीं समझ में आ रहे वो आप बता देना, करवा देंगे, है ना, ठीक है। ग्रुप इसीलिए बनाया गया है। सर आवाज आ रही है मेरी? ओम आ रही है भैया जी, यहाँ से शुरू करना ना सर। हेमंत भैया एक बार इसको स्टार्टिंग से ओपन कीजिए। और मनीषा जी, यदि आपको लग रहा हो कि इंग्लिश में मैटर चाहिए तो फिर आपको इंग्लिश में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक। लेकिन पहले आप सिस्टम को देख लीजिए, तब आपको इंग्लिश का हम फिर मैटर शेयर कर देंगे। चलिए, नहीं हेमंत भैया पूरा लीजिए इसको स्टार्टिंग से, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये रिटर्न वाला मैटर था, और भी पहले था इसका डाइजेशन का ना सभी सिस्टम का, जहाँ से स्टार्ट किया था स्केलेटन से। सारे सिस्टम के यहाँ से, हाँ यहाँ से। चलिए, इसमें से जिसकी भी हिंदी सही हो वो पढ़ेंगे। चलिए ममता पढ़ेंगे। भारती जी पढ़ सकते हैं? पढ़िए। इस तंत्र का मुख्य अंग, इसका मुख्य अंग हड्डियां होती हैं, जो वयस्कों में 206 और बच्चों में 300 होती हैं। कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो शरीर को आकार और समर्थन प्रदान करती है।
यह तंत्र हड्डियों से बना होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ती हैं और उनकी गति को सुगम बनाती है। कंकाल तंत्र के मुख्य घटक हैं हड्डियां अर्थात बोन्स, जोड़ या ज्वाइंट्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स। कंकाल तंत्र के कार्य शरीर को आकार और समर्थन प्रदान करना, जाति, गति और गतिशीलता को सुगम बनाना, शरीर के अंगों को जोड़ना और स्थिर करना, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, शरीर के विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। कंकाल तंत्र के प्रमुख भाग: खोपड़ी, स्कल, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, उड़ोस्थी, स्टर्नम, पसलियां, रिब्स, बाहु और पैर की हड्डियां, जोड़, ज्वाइंट्स। कंकाल तंत्र के विकार: ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, फ्रैक्चर, स्कोलियोसिस और कंकाल तंत्र के ट्यूमर। आगे देखेंगे मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। यह तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषाक्त पदार्थों को हटाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के मुख्य घटक हैं हृदय या हार्ट, रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, धमनियां, आर्टरीज, शिराएं, वेन्स, कैपिलरीज, रक्त, ब्लड। रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य: ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषाक्त पदार्थों को हटाना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त की आपूर्ति करना। इसके प्रमुख भाग हैं हृदय, फेफड़े, धमनियां, शिराएं और कैपिलरीज। और इसके विकार हैं हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, अनीमिया और रक्त कैंसर। मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो शरीर को गति और गतिशीलता प्रदान करती है। यह तंत्र मांसपेशियों से बना होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों को स्थानांतरित करने और स्थिर करने में मदद करती है। मांसपेशी तंत्र के मुख्य घटक हैं मांसपेशियां, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स। इसके कार्य हैं शरीर को गति और गतिशीलता देना, शरीर के विभिन्न अंगों को स्थिर करना, तापमान को नियंत्रित करना और विभिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। मांसपेशियां तीन तरह की होती हैं: कंकाली पेशियां जो शरीर को गति करने में मदद करती हैं, कोमल पेशियां जो अनैच्छिक होती हैं जैसे पेट और आंत अंगों के अंदर स्थित होते हैं, हृदय पेशियां केवल हृदय में पाई जाती हैं, इनकी गति अनैच्छिक है। इसको मैं एक बार रिपीट करती हूँ। कंकाल पेशियां ये वॉलेंट्री होती है ना, कंकाल पेशियां वॉलेंट्री होती है ना। स्केलेटल मसल्स हैं वो सब वॉलेंटियर मसल्स में आते हैं, ठीक। जैसे हाथ पैर मूव करा सकते हैं वो सब स्केलेटल मसल्स में आएंगे, कंकाली पेशियां। और कोमल पेशियां जो अंदर है, अंगों के अंदर जिसमें हमारा सपोर्ट नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक। फिर हृदय पेशियां ये कार्डियक है जो केवल हार्ट में ही है, और ये जीवन पर्यंत सभी पेशियों में कभी कम ज़्यादा भी हो जाए तो हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन कार्डियक मसल्स जिस समय हमारा जन्म भ्रूण से ही जब जीवन शुरू होता है हमारा, और जब तक जीवन है तब तक ये नॉन स्टॉप काम करते हैं। जिस क्षण ये रुक जाएंगे उस क्षण हमारी बॉडी डेड हो जाएगी, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स सबसे अधिक इम्पोर्टेंट रखती हैं, क्योंकि उनका महत्व इसलिए है क्योंकि उनके बंद होने के बाद सुधार का कोई चांस नहीं है। और सभी मसल्स में कुछ भी कम ज़्यादा कभी रुक जाए ना, एक के जगह दूसरा काम कर रहा तो कुछ टाइम हम सर्वाइव कर सकते हैं, पर कार्डियक मसल्स कुछ क्षण के लिए भी बंद कर दे अपना कार्य तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक। चलिए आगे पढ़ेंगे। मांसपेशी तंत्र के प्रमुख
काम स्वैच्छिक मांसपेशियां, वॉलेंटरी मसल्स, जिन्हें हम आराम से मूव कर सकते हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां, इनवॉलेंटरी, जो ऑर्गन्स के अंदर हैं, जो अपने आप काम करती हैं। और हृदय मांसपेशियां, कार्डियक मसल्स, जो हार्ट से जुड़ी होती हैं। मांसपेशी तंत्र के विकार हैं मांसपेशीय दुर्बलता, मांसपेशीय संकुचन, मांसपेशी का टूटना और मांसपेशी का रोग। तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संचार और नियंत्रण का काम करती है। यह तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों को संकेत भेजती हैं और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। इसके मुख्य घटक हैं मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिकाएं, नर्व्स, तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स। इसके कार्य हैं शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में संचार करना, शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना, संवेदनाओं को महसूस करना और स्मृति और सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके विकार हैं पार्किंसंस, अल्जाइमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तंत्रिका संबंधी विकार। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मानव शरीर की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करने और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का काम करती है। यह तंत्र श्वसन अंगों से बना होता है जो हवा को शरीर में लेते हैं और ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाते हैं। इसके मुख्य घटक हैं फेफड़े अर्थात लंग्स, श्वसन नली, ट्रिकिया, ब्रोंकी, श्वसन कोशिका, ट्रेकिया, अलियोली। एक ही मात्रा ट्रेकिया। इसके कार्य है ऑक्सीजन को शरीर में लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से हटाना, श्वसन प्रक्रिया में मदद करना और रक्त को ऑक्सीजन देना। इसके प्रमुख भाग हैं ऊपरी श्वसन तंत्र अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, निचला श्वसन तंत्र लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ों के वायुमंडल पर पल्मोनरी कैविटी है। फेफड़ों के वायुमंडल को पल्मोनरी कैविटी बोलते हैं। अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीपीओडी, ट्यूबरकुलोसिस, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अच्छा, ये टीबी भी लंग्स का ही है। अच्छा, श्वास जब बाहर से देते हैं तो क्या करते हैं? लंग्स का ही तो पार्ट है। चलो आगे पढ़ेंगे। फिर से पढ़ो। हाँ, नहीं हो गया। एक मिनट, भैया आगे करिए। नहीं भारती जी, ऐसा है सीपीओडी कर दिया ना आपने, सीओपीडी बोलना था। डॉक्टर साहब ने यही बोला, आपने उसको करेक्ट सुनाई नहीं दिया, सॉरी। कोई बात नहीं। सीओपीडी ये जो बाहर से हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं तो इसके बारे में बात होनी थी। पाचन तंत्र, यह हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भोजन को पचाने और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने का काम करता है। इस तंत्र में मुख्य रूप से जठरांग मार्ग और पाचन के सहायक अंग जैसे कि जीभ, लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय शामिल हैं। पाचन तंत्र के अंग और कार्य। अंग मुख, दांत, जीभ, आहार नाल, ग्रासनली, अमाशय या पेट, छोटी आंत, यकृत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। इसके कार्य भोजन का ग्रहण, अवशोषण, स्वांगीकरण, पाचन और निष्कासन। इसके प्रमुख अंग हैं मुख, जहां पर भोजन को चबाने और लार में मिलाने का काम होता है।
जीभ में लार ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। लार ग्रंथियां एक मिनट ये थोड़ी आवाज मुझे डॉक्टर साहब आपका शायद अनम्यूट है ना? एक मिनट हेमंत भैया। बढ़िया। मुख यहाँ भोजन को चबाने और लार में मिलाने की प्रक्रिया होती है। जीभ में लार ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। लार ग्रंथियां, ये ग्रंथियां भोजन को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइमों का निर्माण करती हैं, स्राव करती हैं। ग्रास नली यह भोजन को पेट में पहुंचाने का काम करती है। पेट यहाँ पर भोजन को जठरामल माने वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ मिलकर पचाया जाता है। अग्नाशय यह ग्रंथि पाचन के लिए आवश्यक एंजाइमों का स्राव करती है। छोटी आंत यहाँ भोजन का अधिकांश पाचन होता है और पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। बड़ी आंत यहाँ जल और खनिजों का अवशोषण किया जाता है। मलाशय यहाँ मल को संग्रहित किया जाता है और शरीर से बाहर निकालता है। पाचन तंत्र की क्रियाएं निम्नलिखित है। मुख भोजन को चबाना, लार में मिलाना और भोजन को पेस्ट में बदलना। ग्रास नली भोजन को पेट में पहुंचाना। पेरिस्टलेसिस मांसपेशियों की गति से भोजन को आगे बढ़ाना। पेट भोजन को जठराम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाना। पाचन एंजाइमों का स्राव, भोजन को पचाने के लिए घंटों तक रखना। अग्नाशय पाचन एंजाइमों का स्राव, ग्लूकोज का नियंत्रण, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। ग्लूकोज। छोटी आंत पाचन के अंतिम चरण में भोजन को पचाना, पोषक तत्वों को अवशोषित करना। बड़ी आंत जल और खनिजों को अवशोषित करना, मल को संग्रहित करना, मल को शरीर से बाहर निकालने के लिए तैयार करना। पाचन तंत्र की क्रियाएं शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करती हैं। ये वीवी के नाम से किनका है आईडी? v.v. उर्मी। बेटा रोज नए नए नामों से ज्वाइन करती है। कट रही है बेटा, आवाज कट रही है, कोई बात नहीं। पाचन तंत्र के मुख्य कार्य। भोजन को पचाना। पाचन तंत्र भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ता है जिससे शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। पोषक तत्व प्रदान करना। पाचन तंत्र शरीर को आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण प्रदान करता है। अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, अपशिष्ट उत्पादों को हटाना। पाचन तंत्र मल को बनाता है और उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। पाचन तंत्र के मुख्य अंग। मुख भोजन को चबाने और लार में मिलाने का काम करता है। ग्रास नली भोजन को पेट में पहुंचाने का काम करती है। पेट भोजन को पचाने का काम करता है। छोटी आंत भोजन को पूरी तरह पचाने का काम करता है। बड़ी आंत जल और खनिजों को अवशोषित करने का काम करता है। उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। यह तंत्र शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके मुख्य अंग हैं गुर्दे या किडनी, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र नली यूरेथ्रा, यकृत लीवर, पित्ताशय गॉल ब्लैडर, मलाशय रिक्टम। उत्सर्जन तंत्र के मुख्य कार्य है मूत्र का निर्माण और उसे बाहर निकालना, मल का निर्माण और बाहर निकालना, रक्त को फिल्टर करना, शरीर के विषाक्त पदार्थों को हटाना और शरीर का तापमान नियंत्रित करना। इसके विकार हैं गुर्दे की बीमारी, मूत्र संक्रमण, यकृत रोग, पित्ताशय की बीमारी और मलाशय की। उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। गुर्दे या किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने और मूत्र का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर मूत्र को संग्रहित करता है। मूत्र नली यूरेथ्रा मूत्र
मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होती है। यकृत या लीवर रक्त को शुद्ध करने और विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है। पित्ताशय गॉल ब्लैडर पित्त को संग्रहित करने में और पाचन में मदद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मलाशय डिक्टम मल को संग्रहित करके जमा करके शरीर से बाहर निकालता है। अंत्र इंटेस्टाइन पाचन और अवशोषण में हेल्प करते हैं। त्वचा स्किन शरीर से पसीने के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करती है। इन अंगों के अलावा उत्सर्जन तंत्र में कई अन्य अंग भी शामिल होते हैं जो शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। उत्सर्जन तंत्र के अंग और कार्य। अंग दो वृक्क यानी कि किडनी, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय, मूत्र द्वार। कार्य रक्त को छानना, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देना। अब रुक जाओ। आनंद जाग रहे हो क्या? आनंद म्यूट कर दो। मैं ना भारती जी, सभी आनंद जाग रहे हैं क्या? हाँ जी सर। और आनंद दिख रहे हैं क्या? आनंद दिख रहे हैं? कुछ आनंद दिख नहीं रहे मेरे को। आनंद ने मिस्टर इंडिया की घड़ी का बटन दबा रखा है। हेमंत भैया सब आनंद लेने लगे हैं। हाँ जी, हमने कहा सब आनंद लेने लगे हैं। आनंद ले रहे हैं ना। सर्दी में कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम रजाई में बैठे हैं, वीडियो क्या ऑन करें। तो बोलेंगे गुरुजी आधे मिनट के लिए ऑन करके फिर बंद कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। उनको क्या दिक्कत है? हमने फीस तो दे दी, हम रिकॉर्डिंग से कर लेंगे, हम 500 पे लो, उनका क्या लेना देना। इतने क्यों पीछे पड़े रहते हैं? ऐसे कई सारी बातें डॉक्टर साहब स्टूडेंट लोग विचार करते हैं तो सबके मन में अलग अलग बातें आती हैं। इनको पता नहीं है वाले शिक्षक नहीं नहीं गुरु जी, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। हाँ नहीं, आपके लिए तो ये बात कही नहीं जा रही, बाकी सबके लिए कह रहे हैं हम। आप तो अलग हो, आप अपवाद हो, यू आर एक्सेप्शनल केस, ठीक है। तो ये बाकी 99% लोगों के लिए कही जा रही है। जो लोग है ना इस कक्षा में नहीं है उनकी बात की जा रही। बस जो कक्षा में है वो सारे लोग अपवाद हो। बस अब तो क्लियर। चलिए डॉक्टर साहब, अब अच्छा सब लोग एक बार बताओ, सब जाग रहे हो ना? बस ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे जिसने हाँ बोला है ना, उसके बाद सवाल आ सकते हैं। मैं सवाल का जवाब भी चाहूंगा इसीलिए। और जो नहीं बोल रहे हाँ या ना, कुछ भी नहीं बोल रहे, इसका मतलब उनको और ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। तो क्योंकि उनको जागना भी और सवालों के लिए तैयार भी रहना है। ठीक है डॉक्टर साहब, कंटिन्यू। हाँ भैया, अभी इसमें स्किन वाला और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दिखा दीजिए। अब पढ़ेंगे ममता जी या श्रुति मैम? त्वचा तंत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर को बाहरी वातावरण से अलग करता है और शरीर की रक्षा करता है। यह तंत्र त्वचा, बाल, नाखून और संबंधित ग्रंथियों से बना होता है। त्वचा तंत्र के मुख्य कार्य त्वचा, स्किन, बाल, हेयर, नाखून, नेल्स, श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्लैंड, सेबेसियस ग्रंथि, सेबेसियस ग्लैंड। त्वचा तंत्र के मुख्य कार्य शरीर को बाहरी वातावरण से अलग करना, शरीर की रक्षा करना, तापमान नियंत्रण में मदद करना, संवेदनाओं को महसूस करना, विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करना। त्वचा तंत्र के विकार एक्जिमा, सोराइसिस, एक्ने, त्वचा कैंसर, एलर्जी। लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर की रक्षा और स्वच्छता के लिए जिम्मेदार है। यह तंत्र लसिका ग्रंथियों, लसिका वाहिकाओं और लसिका कोशिकाओं से बना होता है। लसिका तंत्र के मुख्य कार्य शरीर की रक्षा करना, संक्रमण से लड़ना, विषाक्त पदार्थों को हटाना, शरीर की स्वच्छता बनाए रखना, पोषक तत्वों को वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लसिका तंत्र के मुख्य अंग लसिका ग्रंथियां,
लसिका वाहिकाएं, लसिका कोशिकाएं, इंग्लिश में भी पढ़िए, ऐसे नहीं। लसिका ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स, लसिका वाहिकाएं, लिम्फ वेसल्स, लसिका कोशिकाएं, लिम्फोसाइसिस यानी व्हाइट ब्लड सेल, टॉन्सिल्स, एंडेनाइट्स यानी लिम्फ टिश्यूज जो नाक और गले के पिछले हिस्से के बीच ऊपर स्थित होते हैं, लसिका तंत्र के विकार, लसिका कैंसर, लिम्फोमा, एडेनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, इम्यूनोसप्रेशन। लसिका तंत्र के अंग और कार्य, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। अंग, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लसिका वाहिनियां। कार्य, शरीर के रोगों से रक्षा करना, संक्रमण के रोगाणुओं को समाप्त करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जीवन की निरंतरता के लिए जिम्मेदार है। यह तंत्र पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होता है। पुरुष प्रजनन तंत्र, वृषण, टेस्टिस, शुक्राणु नली, वास डिफरेंसेस, शुक्राणु, स्पर्म, स्प्रोटेड ग्रंथि, मूल नली, यूरेथ्रा। महिला प्रजनन तंत्र, अंडाशय। सही नहीं आ रहा, प्रोस्टेट ग्लैंड है, दूसरा मूत्र नली है, ठीक है? ठीक, मूत्र नली, यूरेथ्रा। महिला प्रजनन तंत्र, अंडाशय, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, यूट्रस, योनि, वजाइना, गर्भनाल, प्लेजेंटा। प्रजनन तंत्र के मुख्य कार्य, जीवन की निरंतरता के लिए जिम्मेदार शुक्राणु और अंडे का उत्पादन, गर्भधारण में और गर्भावस्था, प्रजनन के लिए आवश्यक हार्मोन का उत्पादन। प्रजनन तंत्र के विकार, बांझपन, गर्भपात, प्रजनन संबंधी कैंसर, यौन संचारित रोग, हार्मोनल असंतुलन। बस ये हो गया डॉक्टर साहब। अब ह्यूमन में ग्लैंड्स वाला दिखाएंगे। अब जो आप लोगों ने अभी हमने इसलिए पूरा रिवीजन कराया है, सभी को पढ़वाया है और सुना है सभी ने, जिन लोगों ने पढ़ा और जिन्होंने सुना, ताकि एक बार हम लोग सिस्टम को देख चुके, ऑर्गन्स को देख चुके, अब आपके सामने ऑर्गन का पर्टिकुलर फंक्शन क्या है और होने वाली डिजीज कौन कौन सी है। श्रुति जी आप म्यूट करिए, है ना, अभी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब की। जी, कि ऑर्गन से होने वाली कौन कौन सी डिजीज है, इन सब के बारे में अभी आज हम लोगों ने प्रॉपर वे में रीड किया है, पढ़ाया है। तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे भी और जो यहाँ पर हम लोगों ने मैटर अभी डिस्क्राइब किया उसको पढ़ेंगे भी, बोलेंगे। ये जिन्होंने भी क्वेश्चन, हेलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, धीरे आवाज नहीं सुनाई दे रही। सर एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करिए। एक ठीक है, 7 बजे WMC वाले लिंक से रोज जिससे जुड़ते हैं उससे जुड़ेंगे। जी डॉक्टर साहब बोलिए, एक आवाज आ रही है अभी? हेलो मंदिर, अभी ठीक। ठीक। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, कि ग्लैंड्स जो है हमारी, अभी हमने सिस्टम में देखा था एंडोक्राइन सिस्टम से हमारी ग्लैंड्स कनेक्टेड है, और ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स और हार्मोन्स का वर्क क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ग्लैंड है हमारी हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स है कॉरिकोट्रोपिन और थायरोट्रोपिन, 2 हार्मोन्स निकल रहे हैं हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। फिर है हमारे पिनियल ग्लैंड, हार्मोन निकल रहा है मेलाटोनिन। पिट्यूटरी ग्लैंड है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसमें 2 तरह से हार्मोन निकलते हैं, पोस्ट पिट्यूटरी से भी और हमारी जो फ्रंट पिट्यूटरी है, दोनों से एंटीरियर से भी हार्मोन्स निकलते हैं और पोस्ट से भी हार्मोन्स निकलते हैं।
फिर थायराइड ग्लैंड है, से हार्मोन्स निकलता है थायरोक्सिन। पैराथायराइड जो ग्लैंड है हार्मोन है पैराथार्मोन। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन निकल रहा है। पैनक्रियाज से इंसुलिन। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रीनलिन एंड कॉर्टिसोल हार्मोन निकल रहे हैं। गोनाड ग्लैंड से मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहे हैं। अब एक बार पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर, ठीक है। अब इसको हम नीचे से ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं चक्रों के साथ, फिर इनको प्रॉपर डिफाइन करेंगे। गोनैड ग्लैंड जो है वो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। कौन सा यहाँ पे चक्र होगा हमारा? मूलाधार चक्र, वेरी गुड। फिर एड्रिनल ग्लैंड है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ रही है, किडनी से। कौन सा चक्र होगा यहाँ पर? वेरी गुड, ठीक है। फिर पैनक्रियाज ग्लैंड है इंसुलिन, डाइजेस्टिव सिस्टम है। कौन सा चक्र होगा यहाँ पर? मणिपुर चक्र, ठीक है। फिर है थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन हार्मोन निकल रहा है जो हमारे लंग्स और हार्ट के पास है। कौन सा चक्र होगा? अनाहत चक्र, वेरी गुड। फिर है पैराथायराइड, पैराथार्मोन निकल रहा है और थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकल रहा है। ये दोनों एक ही जगह कनेक्टेड है, विशुद्धि चक्र, ठीक है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रोथ प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा चक्र है? मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक मिनट डॉक्टर, जो भी व्यक्ति बोलते हैं ना अनम्यूट करके तुरंत बोल के ऑफ कर दिया करो, नहीं तो फिर क्या वो ऐसी गड़बड़ हो जाती है, फिर रिकॉर्डिंग में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है? सही बात है। फिर है पिनियल ग्लैंड और हमारी हाइपोथैलेमस। ये ग्लैंड हमारे किससे कनेक्ट हो रहे हैं? जिसका नाम हम लोग बोलते हैं सहस्रार चक्र, ठीक है, वहाँ से कनेक्ट होंगे। और भी इसमें चक्र से कनेक्ट होंगे, लेकिन वो फिर हठ योग का पार्ट हो जाएगा, इसलिए इतना डीप में हम नहीं जाएंगे यहाँ पर। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमारे ग्लैंड्स हैं वही हमारे योग में चक्रास है। पहली चीज़ तो ये फाइनल हो गई। अब देखते हैं एक बार सबका अपना अपना वर्क देखते हैं। हाइपोथैलेमस है, ये हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचना प्रसारण का केंद्र है। जैसे हम बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, सूचनाएं लेते हैं, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर आता है। और जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमें क्या क्या सपोर्ट करता है? बॉडी के टेम्परेचर को, भूख प्यास को, बॉडी के स्टैंडिंग पोस्चर को, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। फिर है पिनियल ग्लैंड, जो मेलाटोनिन हार्मोन निकल रहा है जो कि हमारी अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद आते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है, जिसे योग में आज्ञा चक्र बोलते हैं और भगवान शिव की भाषा में तीसरा नेत्र, थर्ड आई बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहे हैं हमारे, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर है हमारा थायराइड ग्लैंड, ग्रोथ सभी को पता है, बच्चों के बढ़ने के लिए। और थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है थायरोक्सिन, जो कि हमारे कैल्शियम को रेगुलेट भी करता है। और याद रहे कि जो हमारा पिट्यूटरी का बेस है, पिट्यूटरी का फाउंडेशन है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे जितने भी ग्लैंड्स हैं सबको कमांड कौन दे रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड दे रही है। ये ध्यान रखना है, पिट्यूटरी को कमांड हाइपोथैलेमस से मिल रही है और बाकी पिट्यूटरी के नीचे जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको कमांड पिट्यूटरी ग्लैंड दे रही है। इस बात को सब ध्यान में रखेंगे। इसके बाद तो पिनियल है ना मैडम, पिनियल है ना, पिनियल को थोड़ा अलग रखेंगे क्योंकि वो हमारी अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो दोनों में कनेक्ट होगा, लेकिन डायरेक्ट वो बेस नहीं है, तो इसलिए इसको हमने नहीं, उस पर बात नहीं की। पिट्यूटरी को बेस है या कमांड दे रहा है हाइपोथैलेमस। फिर है हमारा थायराइड और पैराथायराइड। अभी हम लोगों ने बात की कि जितने भी पिट्यूटरी से नीचे ग्लैंड्स हैं सबको कमांड पिट्यूटरी ग्लैंड दे रही है। फिर थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि हमारे ओवरवेट या लोअर, जो वेट को रिड्यूस करने में
सपोर्ट नहीं करेगा, एक प्रॉब्लम कहेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके बाद पैराथायरॉयड है, पैराथ हार्मोन निकल रहे हैं, ये भी कैल्शियम के रेगुलेशन की डिमांड कर रहा है, जिसमें थायराइड सपोर्ट कर रहा है, पिट्यूटरी सपोर्ट कर रही है। फिर है हमारा थाइमस ग्लैंड, जो थाइमोसिन हार्मोन निकल रहा है, जो जिसमें हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा सब इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर टी सेल, बी सेल सब यही इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद है पेनक्रियास, पेनक्रियास से इंसुलिन निकल रहा है, इंसुलिन के डिस्टर्ब होने से शुगर बॉडी में बढ़ जाएगा, जिसके कारण डायबिटिक पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। फिर है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड दो हैं, ये हमारी दो किडनी हैं, उनके ऊपर ये दोनों ग्लैंड्स हैं, इनसे हार्मोन निकल रहे हैं हमारे एड्रिनलिन एंड कॉर्टिसोल, ये दोनों हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। फिर है गोनाड ग्लैंड, गोनाड ग्लैंड जो है वो मेल और फीमेल में ग्लैंड सेम है, लेकिन हार्मोन्स अलग अलग निकल रहे हैं, क्योंकि मेल का स्ट्रक्चर अलग है, फीमेल का स्ट्रक्चर अलग है, डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो गोनाड ग्लैंड से मेल का जो हार्मोन निकल रहा है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और फीमेल के दो हार्मोन निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो ओवरीज से निकल रहे हैं और मेल के दोनों साइड टेस्टिस से निकल रहे हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा जो एक चार्ट, जिसके थ्रू ये बताया कि कौन से हार्मोन किस ग्लैंड से निकल रहे हैं, और जो हार्मोन निकल रहे हैं वो वर्क क्या कर रहे हैं, उनकी कमी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उनकी अधिकता से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग लास्ट पढ़ रहे थे गोनाड्स ग्लैंड में, गोनाड ग्लैंड जो है हमारा, गोनाड्स लिख गया है, एस नहीं लगेगा, गोनाड ही है। तो गोनाड ग्लैंड जो है हमारी, इसमें जो हमारा मेल का हार्मोन निकल रहा है या फीमेल का, तो यदि ये हार्मोन प्रॉपर सीक्रेट नहीं होंगे तो जो सृजन का क्रम है, न्यूबॉर्न बेबी की जो प्रोसेस है या इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो एड्रिनल ग्लैंड में नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, एड्रिनल, कॉर्टिसोल, तो व्यक्ति का बीपी हाई हो जाएगा। पेनक्रियाज में इंसुलिन यदि ठीक मात्रा में नहीं निकल रहा है तो फिर भोजन पचने की समस्या हो जाएगी, और जब भोजन सही से भोजन का पाचन नहीं होगा तो शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित और फिर नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, और बीपी भी हाई हो सकता है। फिर थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन है, यदि ये प्रॉपर वे में सीक्रेट नहीं हो रहा है तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड, रक्त में, ब्लड बॉडी में जो ब्लड है उसमें कम हो जाएंगे। फिर पैराथायरॉयड से पैराथ हार्मोन निकल रहा है, ये यदि प्रॉपर सीक्रेट नहीं होगा तो कैल्शियम का रेगुलेशन ठीक नहीं होगा बॉडी में। थायराइड है, थायरोक्सिन, जिसमें T3, T4 आते हैं, ये प्रॉपर रेगुलेट नहीं होगा, या तो व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाएगा या मोटापा बहुत मतलब शरीर बहुत कमज़ोर हो जाएगा, दुबला हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर भी हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, हो सकती है, होती भी है। पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सब क्या हैं, ये हमारे बॉडी जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं, और जो मिल्क प्रोडक्शन है उनके लिए भी आवश्यक है। फिर इसके बाद है पिनियल ग्लैंड, जो मेलाटोनिन हार्मोन है, ये सही मात्रा में सीक्रेट होगा तो हमें अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आने का समय है 9 से 10 का, तो मेलाटोनिन हार्मोन 9 से 10 के बीच में ही प्रॉपर सीक्रेट होता है। और मेलाटोनिन हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए एक बात आवश्यक है कि ये तभी प्रॉपर मात्रा में सीक्रेट होगा जबकि आँखों के सामने अंधेरा होगा। तो नींद जब भी लें, नींद के लिए बिस्तर में जाएं तो लाइट को दूर जलाएं, अपने आसपास ना जलाएं, और मोबाइल को बंद कर दें तो अच्छी नींद आएगी, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन अंधेरे में ही सीक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस अभी हमने बोला था सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक व्यक्ति जैसे लोगों के बीच में बैठता है वैसे ही विचारों को वो ले लेता है। जैसे विचार हमारे हाइपोथैलेमस ने ग्रैस्प किए हैं, लिए हैं, वैसा ही उसी का प्रभाव हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा। मान लो अभी आप ऐसे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं जो लगातार नकारात्मक वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपकी पिट्यूटरी है वो गलत बातचीत करना या गलत चीज़ों को स्वीकार करना स्टार्ट कर देगी।
तो जैसे ही नेगेटिव सेंसेस को पिट्यूटरी ग्लैंड लेना शुरू कर देगी हाइपोथैलेमस के माध्यम से, तो जितने भी हमारे नीचे के ग्लैंड्स हैं ये सब नेगेटिव एनर्जीज को ले लेंगे, जिसके कारण सभी जगह से, सभी ग्लैंड से प्रॉपर मात्रा में हार्मोन सिक्रेट नहीं होंगे। और जब प्रॉपर मात्रा में हार्मोन सिक्रेट नहीं होंगे तो हमारे शरीर में जिस ग्लैंड से जो सिस्टम कनेक्ट है वहाँ पर उससे संबंधित रोग उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिजीज डेवलप हो जाएंगी। फिर तो ये क्या है, इसलिए यदि हमें अपने जीवन को ठीक रखना है, शरीर को ठीक रखना है, मन को ठीक रखना है, आत्मा को ठीक रखना है, तो सबसे पहले हम सही वातावरण का चुनाव करें, सही लोगों का चुनाव करें, सही लोगों से बातचीत करें। तो हाइपोथैलेमस जितना स्ट्रांग होगा उतना ही हमारे सोचने, समझने और निरोग रहने में हमें सफलता मिल सकती है। और ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इसको कुछ ऐसा नहीं है कि हमें अलग से कुछ गेन करना है, बस इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से टाइम हैं जब हम हाइपोथैलेमस को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, एक शक्ति दे सकते हैं। तो एक तो है कि नकारात्मक लोगों से, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों से बचना है। दूसरा, जब हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, सोने के लिए जाते हैं रात में, और सुबह नींद से जगते हैं, इन चारों समय में यदि आप नकारात्मक बातों को सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो आपका हाइपोथैलेमस स्ट्रांग होगा। और हाइपोथैलेमस जितना जितना स्ट्रांग होगा, आपके सभी ग्लैंड्स सही मात्रा में शरीर में हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगे, जिसके कारण आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली सभी डायमेंशन में हेल्दी रहेंगे। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अभी किसी का कोई क्वेश्चन? आपने 4 टाइम बताए, वो 4 टाइम में कभी कोई नेगेटिविटी आ जाती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, फिर थोड़ी देर के बाद उन चीज़ों से बाहर आना है। अब मान लो कोई भी ऐसी गलत बैड न्यूज़ है, गलत कई बार नहीं, गलत का मीन्स गलत से नहीं है, कई बार है एक्सीडेंटल केसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर उन वो तो सडन आपको प्रभाव डालेंगी। लेकिन हाइपोथैलेमस क्या कर रहे हैं कि यदि आप योग क्यों करते हैं, योग हम करते हैं अपने हाइपोथैलेमस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जब हम योग करते हैं तो सही चिंतन करते हैं। सही चिंतन आपका जो एक राइट थॉट प्रोसेस है वो आपका हाइपोथैलेमस रेस्ट कर लेता है, तो फिर आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। तो जितना जितना आप मेंटली हेल्दी होते हैं उतना ही आप नेगेटिव प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशन में बदलने के लिए तैयार होते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि आ जाती है और हम करें क्या? तो पहला है कि जब नहीं है तब तो हम ध्यान रखें। मान लो अभी हम भोजन कर रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं, बिग बॉस देख रहे हैं, ठीक, या कोई ऐसी घटना देख रहे हैं जो न्यूज़ में नेगेटिविटी ला रही है, तो हम क्या करें, भोजन करते समय शांत मना स्थिति में भोजन करें। पानी पी रहे हैं, शांत होकर पानी पिए। सोने जा रहे हैं तो शांत होकर जाएं, आज का काम पूरा हो गया, अब जा रहे हैं सोने। सुबह उठें, आज का दिन हम पूरी एनर्जी के साथ काम करने का आज के दिन प्रयास करेंगे। अब जब ऐसी हेल्दी फीलिंग्स आप सुबह जगते समय, सोने से पहले, भोजन करते समय, पानी पीते समय रखेंगे, तो कितनी भी टिपिकल सिचुएशन आपके सामने आ जाए, थोड़ी देर में आप उसको सिचुएशन को प्रॉब्लम में ना देखकर सॉल्यूशन में देखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लाइफ जीते हैं, इसलिए हम लोग दुखी परेशान होते हैं। ऐसा नहीं कि सब कोई ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं नहीं आती हैं। जितना जो लोग प्रोग्रेसिव अधिक हैं उनके पास समस्याएं अधिक हैं। हम में और उनमें अंतर इतना है कि वो हर प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में बदलने का प्रयास करते हैं, और हम लोग सॉल्यूशन को भी प्रॉब्लम में देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर हाल में अपने हाइपोथैलेमस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योग अभ्यास हम सभी लोग करें। और सेकेंड नंबर पे खाते समय, पानी पीते समय, सोने के समय और जगने के समय सही माहौल रखेंगे या सही सोच या विचार रखेंगे। ठीक, चलिए, और किसी का भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो लग रहा हो कि नहीं क्लियर है तो पूछ लें। मैम, हाइपोथैलेमस जो आपने बताया वो कौन से चक्र से कनेक्टेड है?
सहस्त्रार से। ठीक है, योग में शायद हेमंत भैया जानते ही होंगे, पक्का ही जानते होंगे। ठीक है, जो चोटी रखी जाती है वो किस लिए रखी जाती है? यूनिवर्स के सेंसेस को लेने के लिए, सिक्स सेंसर कहा जाता है इसे। ठीक है, तो यूनिवर्स के सेंसेस कौन से लेते हैं? अब जितना आप पॉजिटिव होंगे तो यूनिवर्स के सेंसेस आप ले पाएंगे। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को योग के माध्यम से हम क्या देते हैं? सिक्स सेंसर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अतीन्द्रिय क्षमता सिक्स सेंसर बोलते हैं। तो ये क्या है? योग इसीलिए हम लोग करते हैं। अभी हमें यही नहीं पता है कि योग किस लिए करते हैं, योग का इम्पैक्ट कहाँ आता है, कैसे आता है। प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का संबंध किस पार्ट से? ठीक है, तो ये सब क्या है? ये कंप्लीट साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू आप किसी बात को आराम से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो अब हेमंत भैया पूछेंगे आप लोगों से क्वेश्चन आराम से। ठीक है, बढ़िया, इसका मतलब सबको समझ में आ चुका है। अब हमारी बारी है, तो तैयार रहो, मजा आएगा। सबसे पहले किससे पूछे? चलो, कौन कौन किसको विश्वास है कि हमारे को सबको समझ में आ गया, वो हाथ ऊपर करो। हेमंत भैया आपने क्वेश्चन बहुत गलत पूछ लिया है। अभी तो पूछा है डॉक्टर साहब, ये तो मैंने पूछते हैं सबसे पहले वेद प्रकाश जी से। वेद प्रकाश जी, बड़ी आत्माओं का काम क्या होता है? 2 शब्दों में बताओ। बाकी सब दिख जाओ, मैं देख के गोली चलाऊंगा। ध्यान म्यूट करो भारती जी। वेद प्रकाश जी बताओ, बड़ी आंत का क्या काम होता है? सवाल ट्रांसफर करते हैं लाजवंती जी के पास में। बोल दो लाजवंती जी। क्या भैया? हाँ, मैं कह रहा हूँ बड़ी आंत का क्या काम होता है, ये बताओ लाजवंती जी। ये कल वाली क्लास में से है तो मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब वैसे तो है। आज भी बताया था, ऐसा मत करो। आज तो शुरू से लेकर आखिर तक सारा सिस्टम पढ़ाया तुमने। भैया भोजन से संबंधित ही है इसका कार्य। आप कह रहे हैं, मान लेता हूँ। इसी सवाल को हिमांशु, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी और आएंगी, खूब सारी गोलियां हैं हमारी बंदूक में। अभी हमारे पास हिमांशु जी से उत्तर चाहते हैं। हिमांशु जी उत्तर इसमें जल व खनिजों को अवशोषित करना। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया। वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। और ये और मल को मलाशय की तरफ धकेलना, रेक्टम की तरफ थोड़ा प्रेस करना, उसकी भी एक क्रिया होती है। वो तो आगे बहुत बाद की बात है, जब डॉक्टरी वगैरह पढ़ते हैं ना, तब एक एक चीज को अलग अलग उसके प्रोसेस होते हैं। अभी तो मोटे मोटे रूप से रंग का कार्य समझना था, और क्या। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मनीषा साहनी, अब आपकी बारी। मनीषा, लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ 3 अंगों के 3 ऑर्गन्स के नाम बता। lymphatic system. Yes. What is the other name of a lymphatic system? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, इम्यून सिस्टम। जी सर। पता, यही तो बताना था क्या? चलो बताओ क्या क्या है। लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स एंड लिम्फ वेन्स। कुछ ध्यान आ रहा है? जी सर, एक्चुअली मैंने क्या क्लास अभी पूरी देखी नहीं, कल वाली थी। कोई नहीं, आप साइंस के स्टूडेंट हो, ऐसे थोड़ी। और मुझे ध्यान है, अब आज भी तो पढ़ा अपन। चलो, what are the 3 functions, 2 main functions of lymphatic system?
ज्योति जी बताओ। WBC, RBC, प्लाज्मा, ये इसके इनको कंट्रोल करता है। क्या कौन से प्रश्न का उत्तर बताएगा? लिम्फेटिक सिस्टम में इम्यून सिस्टम को किस ढंग से वो। मेरे तो 2 सवाल थे, या तो इसके अंग बताओ या इसके कार्य बताओ। कंफ्यूज मत हो, विश्वास रखो, आप सही बता रहे, बस ये बताना पड़ता है कि अपन इसको अंग बता रहे कि कार्य बता रहे, बस इतना बताना। ठीक है, चलो। अंग है। हाँ, सही गलत नहीं बोलते बोलते घबरा जाते हो। चलो, एक अच्छा, विंड पाइप के 2 काम कौन कौन से होते हैं मानिक जी? श्वास लेना और खाना खाना। सांस लेना और खाना खाना। खाना बोलते हैं। खाना वहां से होके नीचे जाता है। ट्रांसफर ऑफ फूड। चलो और करते हैं, अभी 2 मिनट और है। उर्मी जांगेड़, आ जाओ बेटा, दिख नहीं रहे लाते। दर्शन होने के बाद में सवाल पूछो। तो उर्मी, अपने बच्चों के शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती है? कैसे हाथ उठा रहे हैं सभी लोग कि हमको पता है, इतना सरल तो हमसे पूछ लेते। मुझे ध्यान है किसको क्या आता है, इसलिए आप हाथ मत उठाओ, मैं अपने आप आऊंगा सबके पास। 300? बहुत नाजुक तरीके से जवाब देती है, 2 सेकंड ऑन करती है फिर बंद कर देती है। चलो, यतीश जी। यतीश जी, श्वसन तंत्र के बारे में क्या जानते हैं, बताओ। नाक से श्वास नली, फेफड़े, एल्वियोलाई, और यहाँ से अपन सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, और फेफड़ों से वापस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नाक के द्वारा वापस से बाहर निकल जाती है। ये फेफड़ों को सपोर्ट देने वाला कोई मांसपेशी है क्या? फेफड़ों को भी आधार देती है जो, वो कोई मांसपेशी है क्या ऐसी? डायफ्राम। ये कौन बोल रहा था? किसकी आवाज आई? सर मेरी थी। ठीक है ना आपकी। अब रजनी जी का सवाल पूछते हैं। रजनी जी बोलो, हाइपोथैलेमस से निकलने वाले दो हार्मोन बता दो फटाफट, इस तरह से स्पीड से बताएं। नहीं हुए हैं, बट हाइपोथैलेमस से कुछ थाई करके ही कोई हार्मोन था। सबके नहीं, दोनों के नाम बताओ। सर नाम अभी लर्न नहीं हुए हैं हार्मोन के। मैं दूसरे के सवाल में क्यों पूछ रहे हो, बोल रहे हो? सर मुझे लगा सबसे पूछा है इसलिए मैंने बताया। बना के रखना भी आपकी का काम है, कक्षा भी आपकी है, विद्यार्थी भी आप हो, गरिमा बनाए रखो। मैं सवाल ऐसा कठिन पूछूंगा जो होगा तो सिलेबस में से, आज की क्लास में से होगा, फिर बता नहीं पाओगे, इसीलिए ऐसे मत करो। चलो, कितनी किडनीज होती है और कितने लीवर होते हैं? रजनी जी, इतना सरल सवाल पूछ रहा हूँ, लो बोलो। सर किडनीज तो 2 होती हैं, 1 लिवर होता है। और किधर होता है लीवर, राइट में कि लेफ्ट में? सर राइट साइड होता है। देखो ऐसे नहीं, मैं अभी कुछ सवाल पूछूंगा तो फिर आप बदल मत जाना कि लेफ्ट में होता है। सर मेरे ख्याल से राइट में होता है, बाकी इतना डीप नॉलेज नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट मोस्ट प्रोबेबली राइट में ही होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड हार्ट होता है और राइट साइड लिवर होता है। होता एक ही है, ये पक्का है क्या? हाँ सर, लिवर तो एक ही होता है, श्योर है। पक्की शुरू से ही? सही है। चलो फिर ठीक है। और इसके साथ एक छोटी सी थैली लगी रहती है, वो उसको क्या कहते हैं रजनी जी? तो पैंक्रियास पूछते हैं, गॉल ब्लैडर 2 होते हैं,
मतलब 2 चीजें होती है, थैली का मतलब पैंक्रियास भी होता है उसके पास में और वो भी होता है। कोई बात नहीं होता, गॉल ब्लैडर ये पैंक्रियास। चलो कोई लास्ट एक सवाल और पूछते हैं, फिर शांति पाठ करते हैं, 1-2 मिनट अधिक हो गए वैसे भी। श्रुति जी, ये पैंक्रियास कौन से फल, कौन से सब्जी के आकार का होता है? अभी हाथ उठा रहे थे ना, बताओ। है यतीश जी, अपन बताओ, आप बताओ। ककड़ी के आकार का? नहीं, ककड़ी नहीं होती है। और बोलो, डायबिटीज में क्या अमृत तुल्य होता है? करेला, करेले के आकार का होता है। ठीक है, तो सभी मतलब पाचन तंत्र के जो उसको डायग्राम को अच्छे से देखना, आप लोगों ने बना के तो मेरे को भेजा था, बना के भेजा था ना सबने? नहीं बना के भेजा? तो कल आप पाचन तंत्र का डायग्राम इसी स्लाइड में से देख करके सभी व्हाइट बिना किसी लाइन वाले पेपर पर बना के भेजिए। ठीक है, और एक श्वसन तंत्र का। ठीक है, ध्यान से समझ लो, एक बार दिखा भी देता हूँ, फिर ये मत बोलना हमको पता नहीं था। कल किसी भी क्लास की छुट्टी नहीं है, ये समझ लो। डॉक्टर साहब की सुबह की जो क्लास होती है नियमित रूप से उसी लिंक पर होगी, और एक बार देख लो जी, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि हमको पता नहीं था। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि ये एक तो ये वाला आपको बनाना है विद नेम, विद इंग्लिश नेम, हिंदी में कोई नाम नहीं लिखेगा, ये ध्यान रखना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी कुछ अंग्रेजी में ही शब्द जब होते हैं, जब अच्छे से समझ में आते हैं, और आगे भविष्य में व्यवहार में भी आपके वही आएंगे। इंग्लिश में जो नेम है वो होने चाहिए, और बिल्कुल एक मार्क करते हुए होने चाहिए कि ये वाला अंग यही है। समझ में आ रही बात? ये वाला आपको बिना लाइन वाले पेपर पे बनाना है, बढ़िया से अच्छे से, भले 10 मिनट लग जाए, भले आधा घंटा लग जाए, लेकिन बनाना है सब। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, नहीं तो रिकॉर्ड हो रहा है। और एक आप पाचन तंत्र का बनाएंगे, चाहो तो ये बना लेंगे, और इससे ज्यादा क्लियर बनाना है स्पष्टता से तो एक ये बनाए इंग्लिश नेम के साथ, बिल्कुल ऐसा का ऐसा। और जो कलर भर सकता है वो कलर भरेंगे। ये भेजने हैं कल मेरे को, आप लोगों को। कल संडे है, आराम से मेरे को 4 बजे तक भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर दूसरे की हेल्प ले सकते हैं? हाँ, दूसरे की क्यों हेल्प लोगे? परीक्षा में आपको दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी क्या? क्लास लेने जाओगे कहीं पर, किसी और को साथ ले जाओगे? ड्राइंग किसी की ड्राइंग नहीं आती होती तो वो जैसा भी हो, कोई ड्राइंग का कंपटीशन थोड़ी है, जैसा भी हो बना के भेजो, उसमें क्या है, कब सीखोगे, है ना? ठीक है, तो ये अपनी 2 आज के होमवर्क है, शाम को कल 4 बजे तक भेजने। अब एक चीज समझ लो, कल शाम को एक कक्षा आपकी और लेंगे, लेवल 1 का जो यूनिट 3 है उसको मैं करवाऊंगा, और परसों एक पॉइंट जो रह जाएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट, आदरणीय डॉक्टर साहब आपको परसों करवाएंगे। कल क्यों डॉक्टर साहब? परसों 7 से 8:15 की कक्षा रखें, 1.25 घंटे की डॉक्टर साहब। चलो, परसों जो है मंडे को आपकी 7 बजे से 8:15 बजे की कक्षा रहेगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आपका यूनिट 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, योग फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास रहेगी परसों 7 बजे से 8:15 शाम को, ध्यान से समझ लो। ठीक है, वो सभी लेवल को एक साथ ही एक ही क्लास होगी, इसीलिए आपको वही टाइम दे रहे हैं। 8 बजे की नहीं होगी परसों। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि कल सुबह डॉक्टर साहब की क्लास में आप जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि कल आपका प्रैक्टिकल की क्लास का लास्ट डे है। ठीक है, और उसके अलावा आपके कल सुबह 7 बजे मैं जल नीति और सूत्र नीति और कुंजल क्रिया करवाऊंगा। WMC जिस लिंक में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है वो है, और शाम को थ्योरी की। तो कल 3 कक्षाएं होंगी आपकी, तो 2 तो हमेशा होती हैं, कल 3 होंगी। कल टेस्ट नहीं होगा, वीकली टेस्ट कल नहीं है, वो जैसे भी 1-2 दिन बाद जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब लेंगे 1 था। अब बोलो किसी का सवाल हो। सर जैसे प्रैक्टिकल योगा वगैरह में अगर कुछ दिक्कत हो तो वो कल पूछ सकते हैं मैम से, जैसे ब्रीदिंग और पोजीशन वगैरह अगर कुछ पूछनी हो योगा में तो? जितना उनकी क्लास में जाओ, जब हैंड रेस करके पूछ ले। ओके। कल सारे के सारे केमिकल्स के नाम याद होने चाहिए सबको, जितने भी एंडोक्राइनल ग्लैंड में जितने हार्मोन्स के नाम देखे ना, उनको केमिकल्स बोलते हैं, उनके नाम याद होने चाहिए, विशेषकर रजनी जी आपको, सबको होने चाहिए वैसे। और बोलिए किसी का सवाल हो। गुरुजी फिर से एक बार रिपीट करिए ना, जो आपने बोला ना लास्ट वाला केमिकल। अभी एंडोक्राइनल ग्लैंड के जितने हार्मोन्स हैं उनके नाम याद होने चाहिए, ऐसा क्या?
जिसकी टेबल अभी दिखाई थी, ठीक है। और बोलो, बस किसी का सवाल तो नहीं है? शांति पाठ करें। चलो कमर सीधी, शांति पाठ के लिए तैयार। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सूचना और दे दें। अच्छा, फरवरी में 8 तारीख को आपकी परीक्षा करा दें। बोलो लेवल 1 और 2 वालों की। नहीं से क्या मतलब है? तो बेटी की शादी भी हो गई। श्रुति जी नहीं क्यों कह रहे हो? 9 के बाद 14-15, ठीक है। फरवरी में अगर आपकी परीक्षा 15 और 16 को करा दे में शनिवार रविवार, तो कैसा रहेगा? 1 महीने का टाइम है ना। कल एक बार तय करूंगा मैं किसको करवावे, तो फिर बताएंगे आपको, ठीक है। और कल शाम तक बता दें। चलते हैं शांति पाठ के लिए, सीधे होकर बैठे। म्यूट करेंगे, म्यूट। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद। आज की कक्षा तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मैं तो रिकॉर्ड का बटन दबाना ही भूल गया। अब क्या? अब तो कोई लाइव तो आपने ढंग से पढ़ी थी ना, लाइव तो ढंग से देखा ही था ना, उसमें क्या? नहीं सर, ये तो बहुत जरूरी है आज की। अब हुई नहीं, अब क्या करोगे? हुई नहीं तो सर फीस लेनी पड़ेगी। कोई नहीं।